विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अपने राजनीतिक विज्ञान का 5वां पाठ, जिसका हेडिंग है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर के नाम का अर्थ का पता होना चाहिए। कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस सिस्टम। अब हमने कांग्रेस पार्टी तो नहीं सुना। इसका मतलब ये है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि काबू रखना, उनके अंग्रेजों के प्रति दोबारा आंदोलन खड़ा ना हो, इसके लिए, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद देश में राष्ट्र भावना का उदय हो रहा था। तो एक अंग्रेज IAS ह्यूम को यह काम सौंपा गया। उसने कुछ पढ़े लिखे भारतीयों को इकट्ठा किया और एक संगठन बनाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। इस संगठन को बनाने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य था एक सेफ्टी वॉल। भारतीयों के मन में उठ रहे उबाल को शांत करने के लिए अंग्रेज एक सेफ्टी वॉल चाहते थे। पढ़े लिखे लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल कर लिए गए और ये दौर काफी लंबे समय तक प्रार्थना रिक्वेस्ट पर चलता रहा। ये INC के सदस्य 1915 तक प्रार्थना पत्र द्वारा अपनी मांग मांगते रहे। अंग्रेजों से बात चलती रही। इसी तरह का दौर ये आगे चलता रहा। महात्मा गांधी के अफ्रीका से आने के बाद और बहुत से अन्य क्रांतिकारी नेताओं के आने के बाद मांग में धीरे धीरे परिवर्तन आया और 1929 तक आते आते कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास हो गया कि अब हमें आजादी चाहिए, और वो भी पूर्ण आजादी। ये अनेक प्रकार के आंदोलनों से ये स्वतंत्रता संग्राम का दौर चलता रहा। आखिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद कांग्रेस की हिम्मत अंग्रेजों से सीधा टक्कर लेने की भी हुई। कांग्रेस ने अनेक आंदोलन किए और अंग्रेज उससे घबराकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इंग्लैंड की संसद में पास हुआ और INC को बोला गया कि अब हम आपको आजाद कर देंगे, आप अपना संविधान बना ले। ये बातें बताने का मेरा उद्देश्य ये था आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से लेकर 1947 तक एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी। ये एक प्रकार का संगठन था, एक सिस्टम था। देश की आजादी में जो भी लड़ा, चाहे उसकी विचारधारा साम्यवादी हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो राइट विंग का हो, यानी वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, पूंजीवाद विचारधारा चाहता हो, चाहे साम्यवादी विचारधारा चाहता हो, अनेक विचारों के लोग कांग्रेस में शामिल थे। कांग्रेस का मतलब था अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाला एक संगठन जो देश को आजादी चाहता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने जैसे ही हमें आजादी मिल गई तो सलाह दी कि इस कांग्रेस संगठन को, जिसका उद्देश्य देश की आजादी प्राप्त करना था, इसको यहीं खत्म किया जाए और राजनीतिक पार्टी बना ली जाए। क्योंकि 1885 से लेकर 1947 तक कांग्रेस छोटे छोटे गांव गांव तक फैल गई थी। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कांग्रेस को खत्म करना नहीं चाहते थे।
फिर संविधान बना। 1950 के बाद चुनाव आयोग बना। चुनाव आयोग ने चुनाव करवाए और पहली सरकार आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में 1952 में बनी, जिसका नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया और 1952 में चुनाव हुए और 364 सीटें प्राप्त हुई। 52 के बाद 5 साल बाद 57 में चुनाव हुए और कांग्रेस की सीटें बढ़कर 364 से 371 हो गई। 57 के बाद दोबारा जो अगला चुनाव, तीसरी लोकसभा का चुनाव होना था 62 में, उस चुनाव में कांग्रेस 361 सीटें ले पाई। यानी अब की बार थोड़ा जनाधार इसका कम हुआ और कम होने के पीछे अनेक अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी और लोगों, क्योंकि देश को आजाद हुए 15 साल के करीब हो गए थे, तो लोग भी अब कांग्रेस की कुछ नीतियों से नाराजगी दिखाने लग गए थे। और ये 3 आम चुनाव का दौर बच्चों ऐसा था कि इसमें कांग्रेस ही जीतती रही। आपसे छोटे प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि पहले चुनाव में लोकसभा में कितने सीटें मिली, दूसरे में कितनी मिली और तीसरे में कितनी मिली। तो आपको सीटों के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है सिर्फ सेट के एग्जाम के लिए आपकी तैयारी कराना। और इन चुनाव में से जो दूसरा आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव में केरल को छोड़कर बाकी सारे राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार थी। यानी केंद्र में भी पंडित जवाहरलाल नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो सरकारें बन रही थी और सभी राज्यों में भी बन रही थी। सिर्फ एक केरल राज्य था जिसमें 1957 में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली और उन्होंने निर्दलीयों को मिलाकर सरकार बना ली, क्योंकि साम्यवादी सरकार की कुछ नीतियां अलग प्रकार की थी और अलग प्रकार की व्यवस्था वो चाहते थे। केरल में उन्होंने जो शासन करने का ढंग था वो भारतीय लोकतंत्र और भारतीय अपनाई गई नीतियां और भारत के आदर्शों से मेल नहीं खाता था। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने केरल की सरकार को 356 धारा लगाकर हटा दिया। अब एक प्रश्न पूछा जाता है आपको कि किसी भी राज्य का शासन यदि संविधान के अनुसार नहीं चल रहा तो संविधान की कौन सी धारा लगाकर वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, तो वो 356 है। और एक प्रश्न यह भी बनता है कि सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया, तो वो था केरल में। तो इस प्रकार ये 3 चुनाव हुए और आगे 60 का दशक शुरू होता है और 60 का दशक एक खतरनाक दशक माना जाता है, क्योंकि भारत के लिए बहुत ही वो खराब रहा। खराब इस दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया, कब्जा कर लिया और दलाई लामा जो उनके धार्मिक गुरु थे वो भागकर भारत में आ गए। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला के नजदीक उनको जगह शरण दी गई। इससे चीन नाराज हो गया। 62 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण में भारतीय सेना की कोई तैयारी नहीं थी। हमने कोई इन सालों में, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की नीति शांति की थी, वो कहते थे हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी, हमें साम्राज्यवाद के विरुद्ध थे वो, तो उन्होंने सेना की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि शुरू में जब देश आजाद हुआ तो सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को चेताया था कि शक्ति ही शांति का रास्ता देती है, हमें एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहिए ताकि हम शांति से रह सकें। इस सलाह को नहीं माना गया और 62 की लड़ाई में हम बुरी तरह से हार गए। चीन ने युद्ध शुरू किया और भारत के अक्साई चीन
लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर को दबा लिया और अरुणाचल प्रदेश को भी कब्जे में कर लिया था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण चीन ने खुद ही युद्ध विराम कर दिया। वो अरुणाचल प्रदेश से तो वापस चले गए, लेकिन अक्साई चीन आज भी उनके कब्जे में है। तो इस प्रकार अगली जो घटना हुई वो 1964 की जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु की हुई। जो कहते हैं कि चीन को बहुत अच्छा मित्र, चौ एन लाई वहां का राष्ट्रपति था, उसको बहुत अच्छा मित्र मानते थे और उन्होंने धोखा दिया और इसी दुख में उनकी मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। 1964 की मृत्यु के बाद अब देश के सामने एक समस्या थी कि अब हम किसको प्रधानमंत्री बनाएं। तो इस दौड़ में दो व्यक्ति प्रधानमंत्री की दौड़ में थे, एक मोरारजी देसाई और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी। क्योंकि मोरारजी देसाई एक घाघ मजबूत राजनीतिज्ञ थे और लाल बहादुर शास्त्री एक साधारण परिवार से आए हुए सुलझे हुए अच्छे व्यक्ति थे। तो बहुत से सिंडिकेट जिनका कांग्रेस पर पूर्ण नियंत्रण था, वो किसी तेज आदमी को बनाना नहीं चाहते थे, इसलिए लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल बहादुर शास्त्री के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। नया नेतृत्व था, काफी दिक्कत आ रही थी और इसी दिक्कत में 1965 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। इधर पाकिस्तान का हमला और इधर देश में अकाल पड़ा, अनाज की कमी आ गई। अमेरिका से अनाज आ रहा था, वो भी उन्होंने देने में आनाकानी की, क्योंकि हमारी जो नीति थी, जवाहरलाल नेहरू की नीति थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, यानी हम किसी गुट में शामिल नहीं है। उस समय संसार में दो गुट थे, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। तो हमारी नीति थोड़ी अलग थी, हम अलग किसी भी गुट में शामिल नहीं थे और पाकिस्तान शुरू से ही अमेरिका के गुट में शामिल हो गया था। तो अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था, तो हम बुरी हालत में फंस गए थे। इस युद्ध में भी हमने सेना के पास कमजोरी होते हुए भी साहस के साथ युद्ध लड़ा और पाकिस्तानी सेना को हराया। फिर पाकिस्तान और भारत का समझौता कराने के लिए यूएसएसआर, सोवियत संघ ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री को सोवियत संघ बुलाया। उज्बेकिस्तान की, आजकल जो उज्बेकिस्तान है उसकी राजधानी ताशकंद है, उस समय उज्बेकिस्तान सोवियत संघ का एक राज्य होता था। वहां मीटिंग होती है, समझौता होता है। हम जीते हुए थे, लेकिन समझौता दबाव में एक हारे हुए की तरह करना पड़ा, जो लाल बहादुर शास्त्री को अच्छा नहीं लगा। और 10 जनवरी को यह समझौता हुआ था और 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर एक बार फिर संकट आ गया कांग्रेस के सामने नेतृत्व का। अब कांग्रेस के नेताओं के सामने इस संकट को उबरने के लिए अब फिर दो व्यक्ति उनके सामने थे, किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो फिर मोरारजी देसाई और श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय उम्र में छोटी थी और उन्होंने कुछ जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने ये मोरारजी देसाई को तो वो चाहते नहीं थे, क्योंकि उसमें निजलिंगपा के कामराज कुछ घाघ नेता थे जो मोरारजी देसाई को बनाना नहीं चाहते थे वो। तो श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम लिया गया, इंदिरा गांधी का नाम आगे किया, मतदान हुआ, गुप्त मतदान हुआ और इंदिरा गांधी उसमें सफल रही और अगले देश की प्रधानमंत्री बना दी गई। अब क्यों बनाया गया, इसके पीछे कहा जाता है कि वो सिंडिकेट बच्चों उसको कहा जाता है जो उद्योगपति थे, धनवान लोग थे कांग्रेस में, जो पूंजीवादी व्यवस्था चाहते थे, उनको सिंडिकेट कहा जाता था। तो उन लोगों को मोरारजी देसाई पसंद नहीं थे। इंदिरा गांधी को इसलिए बनाया कि वो कहते थे इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया है, इसको तो हम मना लेंगे, लेकिन वही गूंगी गुड़िया उन्हीं सिंडिकेट पर भारी पड़ गई थी
वो हम आगे के चुनाव में करेंगे। इस तरह से जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है तो उसके सामने चुनौतियां आई, क्योंकि उस समय देश संकट से गुजर रहा था। तो इंदिरा गांधी के सामने चुनौतियां थी मानसून की कमी। एक तो जैसे 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उस साल मानसून यानी जो हमारे बरसात होती है जून से लेकर अगस्त तक, वो कमी आई और उनकी कमी के कारण खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ और देश में अनाज की बहुत कमी हो गई, खाद्यान्न की कमी हुई। और एक विदेशी मुद्रा, हर देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार, क्योंकि अपने आप में एक अमेरिका को दादा के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है और उनका जो रुपया है यानी जो अपने रुपये को डॉलर कहते हैं, उस डॉलर में ही व्यापार होता था। तो वो हमारे विदेशी करेंसी की मूल्य, विदेशी डॉलर की हमारे देश में कमी आ गई। हमारे पास इतने रुपए, इतने डॉलर नहीं थे कि हम आसानी से किसी देश से कोई अनाज वगैरह खरीद के अपनी पूर्ति कर सके। तो ये भी हमारे सामने बड़ी दिक्कत आई। जब विदेशी करेंसी की जब कमी आई, फॉरेन रिजर्व की जब कमी आई, तो हमारे औद्योगिक धंधों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। और हमारे निर्यात में, क्योंकि हम तो किसी जिस चीज का निर्यात करते थे, बेच के जो डॉलर कमाते थे, वो भी नहीं हो पा रहा था। तो देश में काफी कमी आई और आयात और निर्यात दोनों गिर गया, क्योंकि हमारे पास इतना डॉलर भी नहीं था कि हम चीजें खरीद सके। तो फिर हमने अमेरिका के दबाव में, अमेरिका ने कहा कि आप अपने रुपए का अवमूल्यन कीजिए, तो हमने अमेरिका के दबाव में अपने रुपए का अवमूल्यन किया। बच्चों, अवमूल्यन होता है रुपए की कीमत घटाना। उस समय $1 के बदले 5 रुपए थे, तो हमने उसे $1 के बदले 7 करने पड़े। तो इससे क्या हुआ बच्चों कि जो हम चीज 5 रुपए में विदेशों से खरीदते थे, अब हमें वो 7 रुपए में खरीदनी पड़ी, जिससे महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई और जगह जगह हड़ताल होने लगी। यानी देश एक तो बाहरी ताकतों से लड़ रहा था, खाद्यान्न की कमी से लड़ रहा था, और अंदर बहुत सारे संगठन भी देश की सरकार की नाकामी के कारण विपक्षी दल भी इंदिरा गांधी के खिलाफ आक्रमण कर रहे थे। और उसी समय कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे जो नेता थे, जो सिंडिकेट थे, जिनको मैंने आपको पहले बताया, निजलंपा और के कामराज, घोष, ऐसे बहुत से नेता थे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। और उस समय मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री बनाया गया, उसी इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में थे, लेकिन वो इंदिरा के पक्ष में नहीं थे। इंदिरा किसी भी नीति को लागू करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं थी। अब इंदिरा गांधी ने, जिनको वो गूंगी गुड़िया कहते थे, बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। और इंदिरा गांधी को भी समझ में आ गया था कि अब हमें कड़े फैसले के बगैर देश तरक्की नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा, सबसे पहले तो कहा कि जो 14 बैंक थे, उन बैंकों पर स्थानीय क्षेत्र के जो राजा होते थे पहले, जिनको हमने आपने पहले पाठ में पढ़ा था कि एकता के सूत्र में बांधा, यानी 565 रियासतों को हमने मिलाया तो 565 ही राजा थे। उनसे उस समय यह समझौता किया गया था कि आप भारत में शामिल हो जाइए और हम आपको पेंशन देंगे। तो उनको बहुत बड़ी मात्रा में पेंशन, बहुत रुपया पेंशन के रूप में देना पड़ता था। और बैंक भी उन्हीं के थे, उन्हीं के राज्यों में बैंक थे, वो उन्हीं के रह गए। अब बैंक भी उन्हीं के पेंशन देनी पड़ती है। अब देश का विकास, विपक्ष कह रहा है कि इंदिरा गांधी देश को संभाल नहीं पा रही, लोग भूख मर रहे हैं। तो इस स्थिति से निकलने के लिए इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि इन राजाओं की पेंशन बंद की जाए, जिसको प्रीवी पर्स बोला जाता है। यानी आपके प्रश्न आएगा कि राजाओं का प्रीवी पर्स किसने बंद किया, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने। और प्रीवी पर्स का मतलब होता है पेंशन, जो पेंशन, क्योंकि इंदिरा गांधी कहते थे कि देश का सारा धन तो इन राजाओं की पेंशन में चला जाता है और बैंक इनके खुद हैं जो बड़ा ब्याज कमा रहे हैं, गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो दोनों चीज लेनी चाहिए। तो विपक्ष तो नाराज था ही था,
कांग्रेस के खुद बड़े नेता मोरारजी देसाई जैसे नेता जो उद्योगपति थे, सिंडिकेट ग्रुप में थे, वो इंदिरा गांधी का विरोध करने लग गए। ये 1967 में फिर चुनाव होते हैं, चौथा, यानी पहला, एक बार तो मैं दोबारा दोहराई कर देता हूं। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ जिसमें लोकसभा के और सभी राज्यों में एक साथ चुनाव होते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। 57 में दूसरा आम चुनाव हुआ जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और केरल एक राज्य को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। 62 में चुनाव हुए, स्थिति बुरी थी। इस समय जवाहरलाल नेहरू का भी देश में थोड़ा थोड़ा विरोध शुरू हो गया था। तो 9 राज्यों में 62 वाले चुनाव में कांग्रेस की केंद्र में तो सरकार बन गई, लेकिन 9 राज्यों में उनकी सत्ता थी वो चली गई और विपक्षी दलों ने 9 राज्यों में सरकारें बना ली। इस 1967 में चुनाव होते हैं। इस समय कांग्रेस की और थोड़ी हालत खराब होती है और वो 283 सीटों पर आके टिक जाते हैं। यानी पहले में 364, दूसरे में 371 और तीसरे में 360 और अब चौथे में आते आते वो सीटें घटकर हो गई 283 सीटें हुई। और राज्यों में भी, बहुत सारे राज्यों में भी सरकारें हैं वो कांग्रेस की नहीं बनी। कांग्रेस का कमजोर जो सिस्टम था वो चल पड़ा। अब और ये सिस्टम भी कमजोर हुआ और उसके बाद 2 साल में कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई थी वो भी बढ़ गई थी। फिर इंदिरा गांधी ने कुछ फैसले ये राष्ट्रीयकरण के प्रीविपर्स के लिए, वो सिंडिकेट को पसंद नहीं आए। पसंद न आने पर मोरारजी देसाई ने इसका विरोध किया तो इंदिरा गांधी ने उसका इस्तीफा लेके उनसे इस्तीफा ले लिया। अब कांग्रेस के भी 2 टुकड़े हो गए। कांग्रेस के 2 टुकड़े होने का, अब कांग्रेस में फूट का कारण तुम्हें पूछ ले तो पहला कारण तो था सिंडिकेट का, इंदिरा गांधी के से नाराज और उनका मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद से हटाना। दूसरा, एक 1969 में एक घटना घटी थी। उस समय जो 1967 में जाकिर हुसैन देश के राष्ट्रपति बने थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के बाद खाली पद को भरने के लिए दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे। तो उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति थे तो उपराष्ट्रपति के पद पर थे वीवी गिरी, और तो वीवी गिरी ने उनकी मृत्यु के बाद राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभाल लिया। अब राष्ट्रपति का चुनाव होना था। कांग्रेस के अंदर फूट थी, मीटिंग हुई और फैसला हुआ कांग्रेस की CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कि अब हम अपना कैंडिडेट है वो नीलम संजीवा रेड्डी को बनाएंगे। नीलम संजीवा रेड्डी को इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी। उस समय जो उपराष्ट्रपति थे, जो राष्ट्रपति बन गए थे वीवी गिरी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और ये कहा गया कि इंदिरा गांधी का जो झुकाव था वो वीवी गिरी की तरफ था। तो इंदिरा गांधी ने भी बड़ी होशियारी से वो चुनाव लड़ा, यानी इंदिरा गांधी का कैंडिडेट वीवी गिरी और कांग्रेस का कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी। चुनाव हुआ। इंदिरा गांधी ने सब एमपीज को बोला कि आप अपना, क्योंकि जितने भी राष्ट्रपति के चुनाव में कैंडिडेट खड़े होते हैं उतने ही वोट देने का उनको अधिकार होता है, यानी प्रेफरेंस के हिसाब से यदि 2 आदमी खड़े हैं तो कहेंगे पहले नंबर पर मैं चाहता हूं नीलम संजीवा रेड्डी को और दूसरे को चाहता हूं वीवी गिरी को। ये राष्ट्रपति का चुनाव बच्चों एक बहुत बड़ी प्रणाली है। चुनाव समझने का तरीका अलग है। एक सिस्टम संविधान में दिया गया है, ये काफी है। इसके लिए आधे घंटा से 1 घंटा तक का वीडियो कभी मैं आपको आपके सेट के एग्जाम के बाद आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। तो वोट पड़े और जब पहली गिनती हुई, पहले प्रेफरेंस की गिनती हुई, तो दोनों में से कोई राष्ट्रपति के लिए चुना नहीं गया, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में एक कंडीशन है कि जितने वोट डालने वाले हैं उनमें आधे से 1 ज्यादा चाहिए। तो इसमें बच्चों में आपको समझाना चाहता हूं कि जब हमारे एमएलए खड़े होते हैं तो उसमें सिस्टम ये होता है कि जिसको ज्यादा वोट आते हैं वो एमपी या एमएलए बन जाता है। राष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति में मान लो यदि 100 वोट हैं तो राष्ट्रपति
जो 51 वोट ले लेगा कम से कम उसे ही डिक्लेयर किया जाएगा। तो वो आधे से एक ज्यादा वोट दोनों के, ना तो वीवी गिरी को मिले ना नीलम संजीवा रेड्डी को, तो दूसरी प्रेफरेंस फिर गिनी गई, तो उसमें वीवी गिरी आगे चले गए और वीवी गिरी को राष्ट्रपति बना दिया गया। इससे कांग्रेस, जो सिंडिकेट लोग थे वो इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए, उन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया। यानी कांग्रेस अब पुरानी कांग्रेस सिंडिकेट उनकी हो गई और कांग्रेस को निकाला। इंदिरा गांधी ने नई पार्टी बनाई, कांग्रेस आई, यानी कांग्रेस इंडिया भी बोल सकते हैं और कांग्रेस इंदिरा भी नई पार्टी बनाई गई। और अब जैसे सिंडिकेट, जो कांग्रेस के सिंडिकेट लोग अलग हुए थे, उसके कारण इंदिरा गांधी की सरकार थी वो हटने वाली थी। तो सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 1924 में एमएन रॉय नाम का एक व्यक्ति आया था, उसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था और 1962 में सीपीआई दो टुकड़ों में बट गई थी, सीपीआई-एम और सीपीआई। इस सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ने इंदिरा गांधी को समर्थन दिया। सरकार तो बन गई, बच गई, गिरने से बच गई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी अपने सिद्धांत, अपने विचार इंदिरा गांधी पर लागू करना चाहते थे, दबाव डालते थे। इंदिरा गांधी को वो बातें मंजूर नहीं थी। तो 1971 आते आते इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर दिया। बच्चों, जैसे कि 1967 में चुनाव हुआ, तो अब चुनाव होना था 1972 में, जो 5वां आम चुनाव था। लेकिन इंदिरा गांधी ने लोकसभा को 1971 में ही भंग कर दिया। अब इंदिरा गांधी ने देश में घूम घूम कर रैलियां की और कहा कि मैं तो देश से गरीबी हटाना चाहती हूं और ये लोग इंदिरा हटाना चाहते हैं। यानी इंदिरा गांधी का नारा था उस चुनाव में, गरीबी हटाओ। आपसे पूछा जाएगा इंदिरा ने 1971 के चुनाव में क्या नारा दिया, तो उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, और विपक्षी कहते थे इंदिरा हटाओ। तो और घूम घूम के ये भी कह रही थी कि मैं देश का भला करना चाहती हूँ, लेकिन सारा धन राजाओं की पेंशन में चला जाता है, बैंक भी इन्हीं के हैं, हजार हजार किला के जमींदार इन्हीं के हैं, तो मैं गरीब का भला कैसे कर सकती हूँ। यदि मैं सत्ता में आई तो इनकी पेंशन बंद करूंगी और इनके बैंक है वो इनसे छीन के सरकारी, यानी राष्ट्रीयकरण, सरकारी करने का मतलब होता है बेटे राष्ट्रीयकरण करना। राष्ट्रीयकरण यानी सरकार ने बैंकों को अपने अधीन ले लिया। तुम्हें प्रश्न जब पूछा जाएगा तो सरकारी शब्द नहीं मिलेगा, वो कहेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया, कब किया। तो इसको राष्ट्रीयकरण करने को मतलब होता है कि सरकार ने अपने अधीन, जैसे आजकल बैंक है, जैसे एसबीआई आपने सुना होगा, ये सरकारी बैंक है। अब पीएनबी को भी सरकारी बैंक बना लिया गया है। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक है वो प्राइवेट बैंक है। तो इसी तरह जिन बैंकों के मालिक कुछ लोग हैं उन्हें प्राइवेट, और जो सरकार के नियंत्रण में चलते हैं उन्हें सरकारी बैंक कहा जाता है। और इंदिरा गांधी ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो जमींदार हजार हजार किला जमीन लेके बैठे हैं उनका परिसीमन किया जाएगा और उनके एक निश्चित भूमि, कहा गया कि 25, कहीं कुछ अलग अलग राज्यों में अलग अलग रखा गया, कहीं 25 एकड़ रखा गया, भी 25 एकड़ रख के जमीन उसी की है जो खेती कर रहा है। तो ये नारे जनता को पसंद आए और इंदिरा गांधी 352 सीटें लेकर 1971 में जीत गई और एक अकेली, यानी पूरा चुनाव सिर्फ इंदिरा गांधी के नाम पर हुआ। एक व्यक्ति, यानी पहली बार कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत होकर उभरी, क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री बने थे वो परिस्थितियां अलग थी, विपक्ष कमजोर था, कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में थी, बाकी कोई पार्टी पूरे भारत में नहीं थी। और आजादी के समय से ही स्वतंत्रता संग्राम में इनका काफी रोल था, इसलिए ये एक प्रकार के सर्वमान्य नेता बन चुके थे। लेकिन इंदिरा गांधी अभी नई आई थी और उन्होंने जनता के सामने अपना इस प्रकार का विश्वास पैदा किया कि जनता ने उनको बहुत बड़ा बहुमत दिया। तो बच्चों, जो मैंने पहले आपको बताया था कि
जो कांग्रेस प्रणाली क्या थी, कांग्रेस सिस्टम क्या था और उनकी चुनौतियां क्या आई, चुनौतियां में जिस संकटों को उन्होंने झेला था, कांग्रेस ने जिन 60 के दशक में सामना किया था, उनको चुनौतियों के नाम से जाना जाता है। और फिर इंदिरा गांधी ने एक बार कांग्रेस की पुनर्स्थापना, यानी जो कांग्रेस की हालत बिगड़ी थी 1962 से लेकर 1969 तक, जो 71 के चुनाव में उन्होंने एक बार फिर इस प्रकार का व्यवस्था की कि कांग्रेस दोबारा आ गई। और जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उस टाइम, वो मद्रास थे कामराज, और मुंबई में थे ए.के. पाटिल, और निजलंपा थे कर्नाटक से, नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश से, और अतुल्य घोष थे पश्चिम बंगाल से। ये वो नेता थे जो, यानी इन नेताओं के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि सिंडिकेट में कौन थे, तो सिंडिकेट में ये लोग थे। तो प्रश्न आ सकता है कि इंदिरा गांधी से वो नाराज क्यों थे, इंदिरा गांधी से नाराज क्यों थे सिंडिकेट, तो आपने इन बात का आपको जिक्र करना है। ये चैप्टर था कांग्रेस प्रणाली, और क्योंकि कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस एक सिस्टम मान लिया गया, सभी लोग विचारधारा इसके साथ जुड़े हुए थे, और इसीलिए तो अंबेडकर ने और पामल ने यह कहा था कि कांग्रेस एक छाता है, जब बरसात होती है तो कोई नीचे आ जाओ। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सराय बताया था। बच्चों, सराय क्या होती है? पुराने जमाने में आजकल की तरह नहीं थे, रास्ते थे लंबे, एक गांव के बाद दूसरा गांव, एक शहर के बाद दूसरा गांव, बहुत कई किलोमीटर के बाद आता था। पैदल यात्री या पशुओं के द्वारा चलाए जा रहे साधनों पर ज्यादा यात्रा की जाती थी। तो रात जहां अंधेरा हो जाता था, वहां रुकने के लिए कई जगह जगह पर मकान बना दिए जाते थे, उन्हें सराय कहते थे। तो यात्री है वो रात को सड़क के किनारे रुकते थे, उसे सराय कहते थे। तो सराय में कोई आ सकता था, किसी बंधन नहीं था कि कौन आएगा कौन जाएगा, कौन आया कौन गया, कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इसी तरह इनको, कांग्रेस को एक सराय कहा गया, भी कोई किसी भी विचारधारा को कोई आओ कोई चले जाओ। तो इस प्रकार कांग्रेस को एक छाता संगठन बताया गया और एक सराय बताया गया। ये दो जो सराय और छाता संगठन है, आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है कि ये किस व्यक्ति ने कहे थे और इसका मतलब क्या है। तो इसके बारे में एक प्रश्न जरूर आता है। तो ये आपका चैप्टर है, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। और अब अगला जो चैप्टर है वो जल्द ही मैं आपको सेट के एग्जाम की तुराई के लिए बना के दूंगा। तब तक इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार दीजिए, देखिए आप और खुद नोट बनाइए। धन्यवाद।